जीएस एकेडमी में आपका स्वागत है। डेली की तरह आज मैं फिर आपके लिए बिहार सचिवालय प्रीलिम्स का मॉडल सेट प्रैक्टिस लाया हूं, जो कि मैं अभी तक 2 बुक से मॉडल सेट प्रैक्टिस अपलोड कर दिया हूं। प्लेटफॉर्म से आपको 20 सेट अपलोड किया गया है और स्पार्क के बुक से भी 20 सेट अपलोड किया गया, यानी कि टोटल सेट 40 अपलोड किया गया है। उसमें 40 सेट के डीपली डिस्कशन किया गया है 75 क्वेश्चन का। उसमें जीके और साइंस के क्वेश्चन का आपको डिस्कशन मिलेगा और इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम में है, आप टेलीग्राम से जुड़ जाएं। वहाँ पे 40 पीडीएफ उपलब्ध है और 40 वीडियो आपको प्ले लिस्ट में जाकर मिल जाएगा। जो भी स्टूडेंट अभी तक नहीं जुड़े हैं तो जल्द से जल्द जुड़े और इस सेट को अच्छे से बनाएं और अपना रिजल्ट सुनिश्चित करें। आज से हम लोग एडिटोरिया का सेट स्टार्ट कर रहे हैं। आज का मेरा पहला सेट एडिटोरिया बुक से है, जो बिहार एसएससी प्रीलिम्स के एग्जाम के दृष्टि से काफ़ी ही महत्वपूर्ण सेट बनाया गया है। आप इस डिस्कशन को देखना न भूलेंगे, क्योंकि इस डिस्कशन में आपको काफ़ी ज़्यादा जानकारी मिलेगी। और जो स्टूडेंट एडिटोरिया के सेट बनाना चाहते हैं तो मेरा टेलीग्राम चैनल मिशन जीएस एकेडमी पटना से चलता है, उसे आप ज्वाइन कर लें और वहाँ पे पीडीएफ डाउनलोड कर लें। और पीडीएफ डाउनलोड करने के बाद सेट को बनाएं और कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर जरूर बताएं। तो मैं आशा करता हूं कि आप मेरे बातों को फॉलो करते होंगे और ऐसा आप कंटिन्यू अगर करते रहेंगे तो एग्जाम तक लमसम 100 सेट हो जाएगा। और 100 सेट में आपको 75 क्वेश्चन हर सेट में डिस्कशन किया जाता है, तो 7500 जीके का क्वेश्चन हुआ और उसका चारों ऑप्शन का भी डिस्कशन किया जाता है। और साथ में आप मैथ रीजनिंग का भी सेट को बनाएं और उसमें अपना कितना स्कोर आ रहा है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो चलिए मैं इसी के साथ आज का सेशन का शुरुआत करता हूं। आज का पहला क्वेश्चन क्या है देखते हैं। भारतीय संविधान में सर्वाधिक प्रभाव किसका माना जाता है? क्वेश्चन में पूछा गया कि भारतीय संविधान में सर्वाधिक प्रभाव किसका माना जाता है। तो ऑप्शन ए कह रहा है भारत सरकार अधिनियम 1935, ऑप्शन बी कह रहा है यूएसए के संविधान, ऑप्शन सी कह रहा है ब्रिटिश का संविधान और ऑप्शन डी कह रहा है सोवियत रूस का संविधान। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन ए, यानी कि भारत सरकार अधिनियम 1935 के अधिनियम के ज़्यादा प्रभाव भारतीय संविधान में पड़ा है। भारतीय संविधान में 2/3 तत्व यानी 1935 के अधिनियम से ही लिया गया था। जब संविधान लागू हुआ था उस समय 200 से ज़्यादा अनुच्छेद इसी से लिए गए थे। और संघात्मक सरकार की स्थापना और केंद्र में द्वैध शासन की स्थापना 1935 के अधिनियम से ही किया गया है। और प्रांतों में द्वैध शासन के स्थान पर स्वायत्त शासन की स्थापना भी इसी के तहत किया गया, भारत सरकार अधिनियम 1935। यूएसए के संविधान की बात करें तो मौलिक अधिकार यूएसए के संविधान से लिया गया है। और ब्रिटिश संसद की बात करें तो नागरिकता आपको ब्रिटेन के संसद से लिया गया है। और ऑप्शन डी की बात करें तो रूस के संविधान से मौलिक कर्तव्य लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 2, भारतीय संविधान के द्वारा प्रारंभ में कितने मौलिक प्रदान किया गया है, मौलिक अधिकार प्रदान किया गया है? प्रारंभ में की बात कह रहा है तो ऑप्शन ए कह रहा है 6 मौलिक अधिकार, ऑप्शन बी 7, ऑप्शन सी 10 और ऑप्शन डी 11। तो प्रारंभ में आपको ऑप्शन बी यानी कि 7 मौलिक अधिकार हैं। वो 7 मौलिक अधिकार और मूल संविधान में आपको 6 थे। 44वां संविधान संशोधन के तहत एक मौलिक अधिकार को हटाया गया जो कि 1978 में संशोधन हुआ था। जो आपको 6 वर्तमान में मौलिक अधिकार है। समानता का अधिकार जो अनुच्छेद 14 से 18, स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22, शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 से 24, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28 और सांस्कृतिक शिक्षा संबंधित अधिकार 29 से 30 और संवैधानिक उपचार की बात कहेंगे तो अनुच्छेद 32। तो अनुच्छेद 31 को हटाकर अनुच्छेद 300 के क में रखा गया है। तो ये सारे चीज को आप अच्छे से याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में कौन सा गांधीवादी दर्शन पर आधारित नहीं है? गांधीवादी दर्शन पे ऑप्शन ए ग्राम पंचायत का गठन, ऑप्शन बी ग्रामीण उद्योग को बढ़ावा देना, ऑप्शन सी कृषि एवं पशुपालन का संगठन और ऑप्शन डी मजदूरों का संरक्षण। तो इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि कौन नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन डी यानी कि मजदूरों का संरक्षण। ग्राम पंचायत का गठन अनुच्छेद 40 में कहा गया है और ग्रामीण उद्योग को बढ़ावा देने के लिए बात अनुच्छेद 41 में और कृषि पशुपालन की बात अनुच्छेद 48 में कहा गया है। तो ये सारे चीज़ आपको नीति निर्देशक तत्व में मिल जाएंगे। और नीति निर्देशक तत्व आपको आयरलैंड के संविधान से लिया गया है और भाग 4 में नीति निर्देशक तत्व की बात कही गई है अनुच्छेद 36 से 51 तक। क्वेश्चन नंबर 4,
केंद्र सरकार किसकी सिफारिश के आधार पर भारत की समेकित निधि राज्यों की सहायता अनुदान देती है, मतलब किसकी सिफारिश पर? ऑप्शन ए वित्त आयोग, ऑप्शन बी संघीय वित्त मंत्री, ऑप्शन सी योजना आयोग और ऑप्शन डी राष्ट्रीय विकास परिषद। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन ए यानी कि वित्त आयोग पर देती है। वित्त आयोग की बात करें तो अनुच्छेद 280 में वित्त आयोग के गठन की बात कहा गया है। योजना आयोग की स्थापना 15 मार्च 1950 को हुआ था, जो कि जवाहरलाल नेहरू के द्वारा की गई थी, और राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना 1952 में हुआ था। तो ये सारे चीज़ को आप अच्छे से याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5, भारत में अवशिष्ट शक्तियाँ निहित है। ऑप्शन ए केंद्रीय सरकार, ऑप्शन बी राज्य सरकार, ऑप्शन सी स्थानीय सरकार और ऑप्शन डी ए और बी दोनों। तो भारत में अवशिष्ट शक्तियाँ किसमें निहित है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन ए यानी कि केंद्र सरकार में निहित है। राज्य सरकार में राज्य सूची के विषय और केंद्र सरकार में संघ सूची के विषय और केंद्र सरकार में संघ और समवर्ती दोनों का विषय होता है, लेकिन उसमें मान आपको संघ सरकार के केंद्र सरकार की होती है। क्वेश्चन नंबर 6, भारत सरकार का मुख्य कानूनी सलाहकार किसे माना जाता है? भारत सरकार का मुख्य कानूनी सलाहकार, ऑप्शन ए सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, ऑप्शन बी भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, ऑप्शन सी भारत के महान्यायवादी और ऑप्शन डी सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन सी भारत के महान्यायवादी। भारत के महान्यायवादी की बात करें तो अनुच्छेद 76 में भारत के महान्यायवादी की बात कही गई है। अभी भारत के महान्यायवादी के वेणुगोपाल हैं। और नियंत्रक महालेखा परीक्षक की बात अनुच्छेद 148 से लेकर अनुच्छेद 151 तक में कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 7, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार राज्य विधान परिषद की समाप्ति की बात कही गई है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 167, ऑप्शन बी अनुच्छेद 168, ऑप्शन सी अनुच्छेद 169 और ऑप्शन डी की बात करें तो अनुच्छेद 170। तो इसका करेक्ट आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन सी अनुच्छेद 169। अनुच्छेद 171 में विधान परिषद की संरचना की बात कही गई है। क्वेश्चन नंबर 8, भारतीय संविधान के किस भाग में केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में बताया गया है? भारतीय संविधान में किस भाग में? ऑप्शन ए भाग 7, ऑप्शन बी भाग 8, ऑप्शन सी भाग 9 और ऑप्शन डी भाग 10। तो इसका करेक्ट आंसर आपको ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी कि भाग 8 में केंद्र और राज्य की बात कही गई है। और भाग 7 की बात करें तो समवर्ती सूची के विषय ख की बात कहा गया है। और भाग 9 में पंचायती राज की बात है, और भाग 9 के ख में नगरपालिका की बात है, और भाग 9 के ख में सहकारिता की भाग है। और भाग 10 की बात करें तो कुछ जत्थाओं में अनुसूचित जनजाति की छूट की बात कही गई है। क्वेश्चन नंबर 9, कोको कोला जैसे पेय पदार्थ किस अम्ल की उपस्थिति के कारण खट्टा स्वाद उत्पन्न होता है? कोको कोला। ऑप्शन ए फास्फोरिक अम्ल, ऑप्शन बी लैक्टिक अम्ल, ऑप्शन सी ऑक्जेलिक अम्ल और ऑप्शन डी नाइट्रिक अम्ल। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन ए फास्फोरिक अम्ल। लैक्टिक अम्ल आपको खट्टा दूध और दही में मिलता है, और जेलिक अम्ल आपको टमाटर में और पालक में मिलता है, और नाइट्रिक अम्ल की बात करें तो फिटकरी और सोरा में मिलता है। क्वेश्चन नंबर 10, इलेक्ट्रॉन एक एंटी पार्टिकल होता है। ऑप्शन ए प्रोटॉन के, ऑप्शन बी पॉजिट्रॉन के, ऑप्शन सी न्यूट्रॉन के और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा आपको ऑप्शन बी यानी कि पॉजिट्रॉन के। न्यूट्रॉन का खोज चैडविक ने किया था। और इलेक्ट्रॉन एक एंटी पार्टिकल प्रोटॉन है। इसकी इलेक्ट्रॉन का खोज की बात करें तो 1897 में जे थॉमसन के द्वारा की गई थी। क्वेश्चन नंबर 11, ब्रह्मांड में सर्वाधिक तत्व पाए जाने वाला कौन सा है? ऑप्शन ए हाइड्रोजन, ऑप्शन बी नाइट्रोजन, ऑप्शन सी ऑक्सीजन और ऑप्शन डी हीलियम। तो यहाँ पर ब्रह्मांड की बात करें तो ब्रह्मांड में सबसे ज़्यादा आपको हाइड्रोजन पाया जाता है, और वायुमंडल की बात करता तो यहाँ पर नाइट्रोजन आंसर होता। तो वायुमंडल में सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन और ब्रह्मांड में हाइड्रोजन। नाइट्रोजन के बाद वायुमंडल में ऑक्सीजन पाया जाता है, और बाकी उसके बाद अन्य गैस और कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें तो 0.03% वायुमंडल में पाए जाते हैं। हीलियम एक इनर्ट गैस है। क्वेश्चन नंबर 12,
स्थिर ताप पर गैस की नियत मात्रा का आयतन के उसके दबाव के व्युत्क्रमानुपाती होता है, यह नियम किसका है? तो ऑप्शन ए वायल का नियम, ऑप्शन बी चार्ल्स का नियम, ऑप्शन सी एवोगाड्रो का नियम और ऑप्शन डी पाउली का नियम। तो इसका करेक्ट आंसर आपको ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी कि वायल का नियम से संबंधित है। वायल के नियम में व्युत्क्रमानुपाती होता है, वही चार्ल्स का नियम कहता तो स्थिर दाब पर किसी गैस के नियत मात्रा के आयतन के परम ताप के समानुपाती होता था, उसे चार्ल्स का नियम कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, धुआं किस प्रकार के विलयन का उदाहरण है? ऑप्शन ए ठोस में गैस, ऑप्शन बी गैस में ठोस, ऑप्शन सी द्रव में गैस, ऑप्शन डी गैस में गैस। तो धुआं को पूछ रहा है तो इसका आंसर हो जाएगा आपको गैस में ठोस धुआं उदाहरण है। और द्रव में गैस की बात करें तो आपको कोहरा द्रव में गैस का उदाहरण है। वायु में गैस वायु का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 14, ऑक्सीकरण तथा अवकरण दोनों जैसा आचरण करने वाला पदार्थ निम्न में से कौन नहीं है? यहाँ पर नहीं को पूछा गया है, कौन सा नहीं है? ऑप्शन ए हाइड्रोजन सल्फाइड, ऑप्शन बी हाइड्रोजन पेरोक्साइड और ऑप्शन सी सल्फर डाइऑक्साइड और ऑप्शन डी नाइट्रिक अम्ल। ऑक्सीजन तथा अवकरण दोनों के आचरण जैसा करने वाला कौन सा नहीं है, इस बात को पूछा गया, तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन डी नाइट्रिक अम्ल, बाकी तीनों है। क्वेश्चन नंबर 15, भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? ऑप्शन ए लॉर्ड विलियम बेंटिंक, ऑप्शन बी लॉर्ड कैनिंग, ऑप्शन सी चक्रवर्ती सी राजगोपालाचारी और ऑप्शन डी लॉर्ड माउंटबेटन। तो यहाँ पर पूछा गया भारत के प्रथम गवर्नर आपको ऑप्शन ए यानी कि लॉर्ड विलियम बेंटिंक थे। यह 1833 के चार्टर एक्ट के तहत भारत के गवर्नर जनरल बनाए गए थे। लॉर्ड कैनिंग की बात करें तो 1857 के जब विद्रोह हुआ था उस समय भारत के वायसराय लॉर्ड कैनिंग थे और प्रथम भारतीय और अंतिम सी राजगोपालाचारी थे। लॉर्ड माउंटबेटन की बात करें तो स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल आपको लॉर्ड माउंटबेटन थे। क्वेश्चन नंबर 16, भारत की प्रथम आईपीएस कौन थी महिला? ऑप्शन ए अन्ना जार्ज, ऑप्शन बी लीला सेठ, ऑप्शन सी फातिमा बीबी और ऑप्शन डी किरण बेदी। तो भारत की प्रथम महिला आईपीएस आपको ऑप्शन डी किरण बेदी थी। वही भारत के प्रथम आईएएस की बात करता है तो अन्ना जार्ज थी और फातिमा बीबी सुप्रीम कोर्ट की प्रथम महिला न्यायाधीश बनी थी। और लीला सेठ की बात करें तो उच्चतम न्यायालय की प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश लीला सेठ बनी थी। क्वेश्चन नंबर 17, कागजी मुद्रा जारी करने वाला प्रथम देश कौन है? ऑप्शन ए चीन, ऑप्शन बी ब्रिटेन, ऑप्शन सी जापान और ऑप्शन डी अमेरिका। तो कागजी मुद्रा जारी करने वाला भारत का पहला देश आपको चीन है। पुस्तक मुद्रित करने वाला भी देश चीन है। ब्रिटेन की राजधानी लंदन है, जापान की राजधानी टोक्यो है, अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी है। क्वेश्चन नंबर 18, फॉल बैक शब्द निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? आपके एग्जाम में खेल से संबंधित जरूर क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कौन से व्यक्ति किस खेल से संबंधित है ये भी चीज़ आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो ऑप्शन ए कुश्ती, ऑप्शन बी पोलो, ऑप्शन सी वाटर पोलो और ऑप्शन डी फुटबॉल। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन ए यानी कि कुश्ती फॉल बैक से संबंधित है। पोलो में 4 खिलाड़ी होते हैं और वाटर पोलो में 7 खिलाड़ी होते हैं और फुटबॉल में आपको 11 खिलाड़ी होते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, भारत ने सर्वप्रथम किस वर्ष राष्ट्रमंडल खेलों में भाग लिया था? राष्ट्रमंडल खेलों में ऑप्शन ए 1928 में, ऑप्शन बी 1931 में, ऑप्शन सी 1934 में और ऑप्शन डी की बात करें तो 1958 में। भारत ने सर्वप्रथम राष्ट्रमंडल में आपको ऑप्शन सी 1934 में भाग लिया था। राष्ट्रमंडल खेल का आयोजन हैमिल्टन कनाडा में आपको 1930 में पहली बार हुआ था। 1928 की बात करें तो बारदौली सत्याग्रह 1928 में हुआ था और ऑप्शन बी की बात करें 1931 में तो गांधी इरविन समझौता 12 मार्च 1931 को हुआ था और 1958 में आपको डीआरडीओ की स्थापना हुई थी। क्वेश्चन नंबर 20, यदि 5 यहाँ से मैथ के क्वेश्चन है, अब आइए आगे देखते हैं।
हाँ, क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45 से आपको फिर जीके और जीएस के क्वेश्चन स्टार्ट हुए, बाकी बीच में मैथ था। भारत के किस राज्य की समुद्री तटरेखा सबसे अधिक लंबा है? भारत के किस राज्य की समुद्री तटरेखा सबसे अधिक लंबा है, इस बात को पूछा जा रहा है। ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश, ऑप्शन बी महाराष्ट्र, ऑप्शन सी गुजरात और ऑप्शन डी तमिलनाडु। तो सबसे ज़्यादा तटीय रेखा आपको गुजरात के लगा है, यानी कि 6100 किलोमीटर इसका तटीय सीमा रेखा लगा है, और दूसरे स्थान पर आपको आंध्र प्रदेश है। भारत में 9 राज्य ऐसे हैं जिसके समुद्री तटरेखा से लगी है। गुजरात की समुद्री तटरेखा सबसे लंबी और सबसे छोटी की बात कहेगा तो गोवा की है। गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल, ये 9 राज्य जो कि तटीय समुद्र से लगा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 46। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? ऑप्शन ए शिव किला हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन बी बोमडीला अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन सी नाथुला मेघालय और ऑप्शन डी जोजिला जम्मू कश्मीर। तो इसमें पूछा गया है कौन सुमेलित नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन सी, यानी कि नाथुला आपको सिक्किम में, न कि मेघालय में है। नाथुला दर्रा सिक्किम के बृहद हिमालय क्षेत्र में स्थित है। यह भारत तथा चीन के बीच संपर्क मार्ग स्थापित करता है, और भारत और चीन में होने वाले प्राचीन व्यापारिक सिल्क मार्ग इस उपशाखा के भाग से ही होता है। तो शिवकिला दर्रा आपको हिमाचल प्रदेश में है, बोमडीला अरुणाचल प्रदेश में, नाथुला आपको सिक्किम में है और जोजिला आपको जम्मू कश्मीर में है। क्वेश्चन नंबर 47। सुबनसिरी निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदी है? सुबनसिरी निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदी है? ऑप्शन ए ब्रह्मपुत्र की, ऑप्शन बी कोसी की, ऑप्शन सी दामोदर की और ऑप्शन डी यमुना की। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन ए, यानी कि ब्रह्मपुत्र की सुबनसिरी सहायक नदी है। सुबनसिरी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। इसके अतिरिक्त कामेंग, मानस, संत कोसी नदी इसकी सहायक नदियां है। ब्रह्मपुत्र नदी मानसरोवर के झील के निकट कैलाश पर्वत श्रेणी से निकलती है और वह भारत में 1316 किलोमीटर बहती है। कोसी नदी को अरुणा नदी के नाम से भी जाना जाता है और बिहार के शोक कोसी नदी को कहा जाता है। सबसे ज़्यादा मार्ग बदलने वाला नदी कोसी है। दामोदर घाटी परियोजना 1948 में हुआ था और दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है। यमुना नदी की बात करें तो यमुना नदी गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है। क्वेश्चन नंबर 48। भारत में सर्वाधिक भू क्षेत्र में कौन सा मिट्टी पाया जाता है? भारत में सर्वाधिक भू क्षेत्र में कौन सा मिट्टी पाया जाता है, इस बात को पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन ए जलोढ़ मिट्टी, ऑप्शन बी लाल मिट्टी, ऑप्शन सी काली मिट्टी और ऑप्शन डी लेटराइट मिट्टी। तो भारत में सबसे ज़्यादा मिट्टी आपको जलोढ़ मिट्टी पाया जाता है, जो कि 42% भाग पर जलोढ़ मिट्टी पाया जाता है। जलोढ़ मिट्टी सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र के दोआब क्षेत्रों के समुद्री क्षेत्र में मिट्टी के पोषक तत्वों के लिए पोटास और चूना की प्रचुरता अधिक होती है। लाल मिट्टी आपको दक्षिण भारत में पाया जाता है और काली मिट्टी सबसे ज़्यादा आपको गुजरात में पाया जाता है। और काली मिट्टी जिसे सबसे ज़्यादा सूती वस्त्र कपास के लिए प्रयोग किया जाता है, काली मिट्टी को, काली मिट्टी का अन्य नाम रेगुर मिट्टी भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 49। निम्नलिखित में से कौन सी जल विद्युत परियोजना जम्मू कश्मीर में नहीं है? यहाँ पर पूछा गया है कौन सा जो जल विद्युत परियोजना है वो जम्मू कश्मीर में नहीं है। तो ऑप्शन ए सलाल, ऑप्शन बी उरी और ऑप्शन सी दुलहस्ती और ऑप्शन डी पार्वती। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन डी, यानी कि पार्वती नहीं है और बाकी तीनों है। तो पार्वती की बात करें तो पार्वती जल विद्युत परियोजना आपको हिमाचल प्रदेश में स्थित है। भारत में प्रथम जल विद्युत परियोजना संयंत्र की स्थापना दार्जिलिंग में 1897 ईस्वी में की गई थी और इसके बाद शिव समुद्रम जल विद्युत गृह की स्थापना 1902 में कावेरी नदी पर की गई थी। तो पहला पूछेगा तो दार्जिलिंग में 1897 में। सलाल परियोजना चिनाब नदी पर है। क्वेश्चन नंबर 50। निम्नलिखित में से किस राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई सर्वाधिक है? यह क्वेश्चन काफ़ी कन्फ्यूजन पैदा करेगा आप लोग करंट डाटा पढ़ेंगे तो इसको जरूर आप सही बनाएंगे। तो ऑप्शन ए NW1 यानी कि राष्ट्रीय जल मार्ग 1, ऑप्शन बी NW2, ऑप्शन सी NW3 और ऑप्शन डी की बात करें तो NW4। तो इसका करेक्ट आंसर आपको ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी कि NW4। इसकी लंबाई की बात करें तो इसका लंबाई आपको 2890 किलोमीटर है।
वही N1 की लंबाई की बात करें तो 1620 किलोमीटर है और N2 की बात करें तो 891 किलोमीटर इसकी लंबाई है और N3 की बात करें तो 365 किलोमीटर है। तो इसमें आपसे क्वेश्चन पूछा गया था सबसे बड़ी, तो राष्ट्रीय जल मार्ग जो 4 है इसकी लंबाई सबसे ज़्यादा है। काकीनाडा पुदुचेरी नहर कृष्णा नदी से गोदावरी तमिलनाडु के आंध्र प्रदेश तक यह फैला हुआ है, तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर आपको 4 होगा। आप अच्छे से याद कर लें, आपके एग्जाम में यह क्वेश्चन पूछने की काफ़ी ज़्यादा संभावना है। बहुत स्टूडेंट अगर इसको नहीं जानेंगे तो NW1 मार्कर आएंगे। क्वेश्चन नंबर 51, लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन ए पटना में, ऑप्शन बी वाराणसी में, ऑप्शन सी लखनऊ में और ऑप्शन डी कोलकाता में। तो लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा आपको ऑप्शन बी बनारस में है और लोकनायक जयप्रकाश नंदन आपको पटना में है। चौधरी चरण सिंह की बात करें तो लखनऊ में है और नेताजी सुभाष चंद्र बोस हवाई अड्डा आपको पश्चिम बंगाल में है। क्वेश्चन नंबर 52, निम्नलिखित में से कौन उष्णकटिबंधीय घास का मैदान नहीं है? तो ऑप्शन ए सवाना, ऑप्शन बी कंपोज, ऑप्शन सी लानोस और ऑप्शन डी पंपास। तो इसमें पूछा गया है कि कौन सा नहीं है, तो इसका करेक्ट आंसर आपको ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी कि पंपास नहीं है। पंपास अर्जेंटीना में पाया जाता है जो कि शीतोष्ण कटिबंधीय घास स्थल है, जबकि सवाना अफ्रीका में, कंपोस ब्राज़ील में और लानोस वेनेजुएला में पाया जाता है। तो साथ में ये तीनों को भी आप अच्छे से याद रखेंगे, आपके एग्जाम में घास के मैदान से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 53, प्रथम पृथ्वी शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया था? प्रथम जो पृथ्वी शिखर सम्मेलन हुआ था इसकी आयोजन कहाँ पर किया गया था? ऑप्शन ए न्यूयॉर्क में, ऑप्शन बी रियो डी जेनेरियो में, ऑप्शन सी क्योटो में और ऑप्शन डी काहिरा में। तो इसका किया गया था आपको 1992 में रियो डी जेनेरिया में। मिस्र की राजधानी काहिरा है। क्वेश्चन नंबर 54, राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिक शोध संस्थान नीरी निम्न में से कहाँ पर स्थित है? नीरी कहाँ पर स्थित है, इस बात को पूछा जा रहा है। ऑप्शन ए बेंगलुरु में, ऑप्शन बी हैदराबाद, ऑप्शन सी नागपुर और ऑप्शन डी कोलकाता। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन सी, यानी कि नीरी आपको नागपुर में है। राष्ट्रीय पर्यावरण अनुसंधान अभियांत्रिक शोध संस्थान नीरी आपको नागपुर में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 55, पर्यावरण संरक्षण के लिए ग्रीन आर्मी कहाँ पर आरंभ किया गया था? ग्रीन आर्मी ऑप्शन ए ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन बी भूटान, ऑप्शन सी भारत और ऑप्शन डी रूस। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन ए, यानी कि ऑस्ट्रेलिया। इस सेट में आपको करंट अफेयर से भी 6-7 क्वेश्चन दिए जा रहे हैं, जो कि एग्जाम के दृष्टि से यह सेट काफ़ी ही महत्वपूर्ण साबित होगा। जो 2 सेट हमने कराया उससे काफ़ी ही बेटर सेट है। क्वेश्चन नंबर 56, समुद्रीय वातावरण में मुख्य प्राथमिकता का उत्पादक होते हैं? ऑप्शन ए जलीय ब्रायोफाइटा, ऑप्शन बी समुद्री आवृत्ति बीज, ऑप्शन सी समुद्री अवतरण और ऑप्शन डी प्लेंटाइन्स। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 57, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल निम्न में से किससे संबंधित है? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो है किससे संबंधित है, इस बात को पूछा गया है। ऑप्शन ए ओजोन परत के क्षय से रोकना, ऑप्शन बी अम्ल वर्षा, ऑप्शन सी संकटग्रस्त प्रजाति और ऑप्शन डी ग्लोबल वार्मिंग। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन ए ओजोन परत के क्षय को रोकना। अम्ल वर्षा की बात करें तो SO2 और NO2 आपको अम्ल वर्षा की होता है। संकट ग्रह यानी कि रेड डाटा बुक, कोई भी पक्षी अगर कोई भी जंतु विलुप्त होते हैं उसे रेड डाटा बुक में डाला जाता है, उसे ही संकटग्रस्त प्रजाति कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 58, निम्नलिखित में से कौन सी सभ्यता अपने नगर नियोजन के लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए मिस्र की सभ्यता, ऑप्शन बी फारस की सभ्यता, ऑप्शन सी मेसोपोटामिया की सभ्यता और ऑप्शन डी सिंधु घाटी की सभ्यता। तो कौन सी सभ्यता है जो अपने नगर नियोजन के लिए प्रसिद्ध है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन डी सिंधु घाटी की सभ्यता अपने नगर नियोजन के लिए प्रसिद्ध है। महानगर एवं कस्बे को निश्चित योजना के अनुसार बसाए गए थे। सिंधु घाटी सभ्यता को 2 प्रमुख नगर हड़प्पा और मोहनजोदड़ो था। मोहनजोदड़ो से स्नानागार मिला है।
क्वेश्चन नंबर 59, प्राचीन भारत के प्रसिद्ध शासक, प्राचीन भारत के प्रसिद्ध शासक जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपना लिया था, वो कौन सा व्यक्ति था? ऑप्शन ए अशोक, ऑप्शन बी चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन सी समुद्रगुप्त और ऑप्शन डी बिंदुसार। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन बी चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य प्राचीन भारत के प्रसिद्ध शासक थे जो अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म अपना लिया था। उसने जैन धर्म भद्रबाहु से धर्म की दीक्षा ली और श्रवणबेलगोला यानी कि कर्नाटक में 298 ईसा पूर्व में उन्हें संलेखना विधि द्वारा शरीर का त्याग कर दिया। संलेखना विधि द्वारा 298 में बीसी में। अशोक की बात करें तो अशोक ने सांची के स्तूप का निर्माण करवाया था मध्य प्रदेश में। समुद्रगुप्त की बात करें तो बीड़ा बजाते हुए सिक्का समुद्रगुप्त ने जारी किया था और भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त की कहा जाता है और हर्यक वंश के संस्थापक बिंदुसार को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 60, निम्नलिखित में से कौन सी कला ग्रीक बौद्ध कला के नाम से भी जाना जाता है? ग्रीक बौद्ध कला के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन ए मथुरा का कला, ऑप्शन बी मधुबनी का कला, ऑप्शन सी गंधार का कला और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन सी यानी कि गंधार की कला को ग्रीक बौद्ध कला के नाम से जाना जाता है और मधुबनी जो कला है आपको बिहार के लिए प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर 61, चंगेज खान ने किसके शासनकाल में भारत की सीमाओं पर आक्रमण किया था? ऑप्शन ए कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑप्शन बी नासिरुद्दीन खुसरो, ऑप्शन सी बलवन और ऑप्शन डी इल्तुतमिश। तो चंगेज खान ने किसके शासनकाल में भारत के सीमा पर आक्रमण किया था? तो इसका आंसर होगा आपको ऑप्शन डी यानी कि इल्तुतमिश के शासनकाल में किया था। जलालुद्दीन को पीछा करते हुए इल्तुतमिश के शासनकाल में सिंध पर आक्रमण किया था चंगेज खान। कुतुबुद्दीन ऐबक की बात करें तो 1206 में गुलाम वंश की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा की गई थी। बलवन की बात करें तो बलवन ने अपने बेटी का यानी पुत्री की शादी नासिरुद्दीन से किया था जो कि अपने टोपी सीकर जीवन यापन करता था। बलवन 1266 में अपने गद्दी पर बैठा और 1286 तक उन्होंने गद्दी पर शासन किया। क्वेश्चन नंबर 62, दिल्ली सल्तनत का अंतिम वंश कौन था? ऑप्शन ए सैयद वंश, ऑप्शन बी खिलजी वंश, ऑप्शन सी लोदी वंश और ऑप्शन डी गुलाम वंश। तो दिल्ली सल्तनत में आपको 5 वंश थे, तो इसमें कौन सा वंश नहीं दिया है? तो तुगलक वंश की चर्चा इसमें नहीं किया, लेकिन मैं सारे वंश का चर्चा करूंगा। तो गुलाम वंश के संस्थापक की बात करें तो 1206 से लेकर 1290 तक आपको गुलाम वंश था। गुलाम वंश के बाद खिलजी वंश 1290 से लेकर 1320 तक खिलजी वंश था। उसके बाद तुगलक वंश का शासनकाल 1320 से लेकर 1414 तक इसका शासनकाल था। उसके बाद आपको सैयद वंश आया। सैयद वंश के शासनकाल की बात करें तो 1414 से लेकर 1451 तक था। वही जब लोदी वंश की बात करें तो 1451 से लेकर 1526 तक लोदी वंश का शासनकाल था। तो इसमें आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि अंतिम में कौन था? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन सी यानी कि लोदी वंश। लोदी वंश के संस्थापक बहलोल लोदी था। गुलाम वंश के संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक था। खिलजी वंश के संस्थापक खिज्र खां था। सैयद वंश के संस्थापक खिलजी वंश के संस्थापक जलालुद्दीन खिलजी था और सैयद वंश के संस्थापक की बात करें तो खिज्र खां था और तुगलक वंश के संस्थापक गयासुद्दीन तुगलक था। तो इसमें पूछेगा सबसे बड़ा शासन किसका था? तो आपको तुगलक वंश का था और सबसे छोटा शासन की बात करेगा तो आपको खिलजी वंश के सबसे छोटा शासन काल था। तो ये सारे चीज को आप याद रखेंगे, दिल्ली सल्तनत से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 63, अकबर के द्वारा शुरू किया गया नया धर्म दीने इलाही का मूल उद्देश्य क्या था? सबसे पहले मैं बता दूं कि 1582 में दीने इलाही की शुरुआत अकबर के द्वारा किया गया था। इसका प्रसिद्ध विश्व बंधुत्व, वैश्विक निष्ठा, वैश्विक मैत्री और वैश्विक भरोसा। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन ए वैश्विक बंधुत्व। अकबर का जन्म 15 अक्टूबर 1542 को अमरकंटक में हुआ था और 1556 में उसका राज्याभिषेक हुआ। क्वेश्चन नंबर 64,
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए मोहम्मद अली जिन्ना, ऑप्शन बी हसरत मोहानी, ऑप्शन सी अबुल कलाम आज़ाद और ऑप्शन डी की बात करें तो बदरुद्दीन तैयब जी। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष आपको बदरुद्दीन तैयब जी थे, जो कि 1887 में उन्होंने इसकी अध्यक्षता किया था। कांग्रेस की स्थापना की बात करें तो 28 दिसंबर 1885 को कांग्रेस की स्थापना हुई। उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष बिमोश चंद्र बनर्जी थे और मुंबई में इसकी स्थापना हुई और 72 सहयोगियों ने इसमें सिग्नेचर किया था और एओ हुम के द्वारा इसकी स्थापना कराई गई थी। और उस समय भारत के वायसराय की बात करें तो लॉर्ड डफरिन उस समय भारत के वायसराय थे। क्वेश्चन नंबर 65, साबरमती आश्रम की स्थापना गांधी जी के द्वारा कब किया गया था? ऑप्शन ए 1915 में, ऑप्शन बी 1916 में, ऑप्शन सी 1917 में और ऑप्शन डी की बात करें तो 1930 में। तो साबरमती की आश्रम की स्थापना आपको ऑप्शन सी 1917 में कराया गया था गांधी जी के द्वारा। 1915 में गांधी जी ने जब दक्षिण अफ्रीका से 9 जनवरी 1915 को भारत आए थे और 9 जनवरी को प्रवासी दिवस मनाया जाता है। 1930 में असहयोग आंदोलन हुआ था। क्वेश्चन नंबर 66, निम्नलिखित में से किस घटना के पहले सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हुआ था? किस घटना के पहले सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया गया था? साइमन कमीशन की बात करें तो साइमन कमीशन 1928 3 फरवरी 1928 को भारत आया था। चौरी चौरा कांड की बात करें तो 5 फरवरी 1922 को चौरी चौरा कांड हुआ था। पूना पैक्ट की बात करें तो 24 सितंबर 1932 को पूना पैक्ट हुआ था। और गांधी इरविन समझौता की बात करें तो 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता हुआ था। तो इसमें क्वेश्चन आपको पूछा जा रहा है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन से पहले कौन सी हुई थी, इस बात को पूछा जा रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन डी, यानी कि गांधी इरविन समझौता हुआ था। क्वेश्चन नंबर 67, रविन्द्रनाथ टैगोर की गीतांजलि निम्न में से किसका संग्रह है? ऑप्शन ए कविता का, ऑप्शन बी छोटी कहानियां का और ऑप्शन डी की बात करें तो उपन्यास का। तो रविन्द्रनाथ टैगोर की गीतांजलि जो है आपको ऑप्शन ए कविता का संग्रह है। रविन्द्रनाथ टैगोर के कविता के संग्रह गीतांजलि हेतु उन्हें 1913 में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 68, भारत ने किस देश को हराकर पहली बार थॉमस कप की खिताब जीता है? ऑप्शन ए चीन को, ऑप्शन बी इंडोनेशिया को, ऑप्शन सी सिंगापुर को और ऑप्शन डी की बात करें तो जापान को। तो भारत ने इंडोनेशिया को हराकर थॉमस कप जीता है। क्वेश्चन नंबर 69, हाल ही में भारत के नए मुख्य निर्वाचन आयुक्त किसे बनाया गया है, यानी कि चुनाव आयुक्त, इलेक्शन कमीशन? ऑप्शन ए राजीव कुमार, ऑप्शन बी सुशील चंद्रा, ऑप्शन सी देवासी पांडा और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो हाल ही में भारत के नए मुख्य निर्वाचन आयुक्त आपको ऑप्शन ए राजीव कुमार को बनाया गया था। इससे पूर्व सुशील चंद्रा थे। 25वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में इन्होंने शपथ लिया है और इसका कार्यकाल 2025 फरवरी तक है। क्वेश्चन नंबर 70, दुनिया के पहले पहिया पर संग्रहालय का उद्घाटन भारत के किस शहर में किया गया? ऑप्शन ए सूरत में, ऑप्शन बी भोपाल में, ऑप्शन सी भुवनेश्वर में और ऑप्शन डी कोलकाता में। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन डी कोलकाता में किया गया है। 75वें गणतंत्र दिवस स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर कोलकाता के ट्राम्बे के अंदर दुनिया के पहले पहिया संग्रहालय का उद्घाटन किया गया, जबकि देश का पहला रेस्टोरेंट की बात करें तो विल आसनसोल रेस्टोरेंट स्थापित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 71, टाटा आईपीएल 2022 का खिताब किस टीम ने जीता है? तो आईपीएल जो हुआ था इस बार 2022 में, उसका टीम कौन सा जीता है? तो आपको ऑप्शन बी गुजरात ने जीता है लखनऊ को हराकर। इसमें ऑरेंज कप की बात करें तो जॉस बटलर को ऑरेंज कप दिया गया था। फाइनल मैच का मुकाबला गुजरात के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला गया था। क्वेश्चन नंबर 72,
एलिजाबेथ बर्न हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री बनी है? एलिजाबेथ बर्थ जो है हाल ही में किस देश की प्रधानमंत्री बनी है, इस बात को पूछा जा रहा है। ऑप्शन ए फ्रांस की, ऑप्शन बी इटली की, ऑप्शन सी स्पेन की और ऑप्शन डी बारबोडोस की। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन ए, यानी कि फ्रांस की वो प्रधानमंत्री ही बनी थी। यह पद संभालने वाली देश की दूसरी महिला है। क्वेश्चन नंबर 73, अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2022 हेतु किसे चुना गया है? ऑप्शन ए गीतांजलि श्री को, ऑप्शन बी आचार्य भार्गवा को और ऑप्शन डी डेनमल गलगुट और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो किसे चुना गया है, इस बात को पूछा जा रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन ए गीतांजलि को चुना गया है। क्वेश्चन नंबर 74, कोविड-19 महामारी के समय निम्नलिखित में से किस एक्ट के तहत भारत सरकार ने फेस मास्क और सैनिटाइजर को अनिवार्य रूप से घोषित किया है? ऑप्शन ए उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019, ऑप्शन बी महामारी अधिनियम 1897 और ऑप्शन सी की बात करें तो भारत मानक ब्यूरो अधिनियम 1916 और ऑप्शन डी की बात करें तो आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955। तो इसका करेक्ट आंसर आपको ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी कि आवश्यकता वस्तु अधिनियम 1955 के तहत किया गया है। क्वेश्चन नंबर 77, विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए पृथ्वी दिवस की बात करें तो सबसे पहले 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। इसका थीम क्या है? ऑप्शन ए इन्वेस्ट इन आवर प्लानेट, ऑप्शन बी रीस्टोर आवर अर्थ, ऑप्शन सी क्लाइमेट एक्शन और ऑप्शन डी की बात करें तो प्रोटेक्ट आवर स्पेसीज। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन ए इन्वेस्ट इन आवर प्लांट। क्वेश्चन नंबर 76, राइडिंग फ्री माई ओलंपिक जर्नी पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी? राइडिंग फ्री माई ओलंपिक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी, इस बात को पूछा जा रहा है। ऑप्शन ए अभिनव बिंद्रा, ऑप्शन बी सुदीप मिश्रा, ऑप्शन सी दूती चंद्रा और ऑप्शन डी की बात करें तो ऑप्शन डी में हो जाए आपको इम्तियाज अनीस। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन डी, यानी कि इम्तियाज अनीस के द्वारा लिखे गए थे। क्वेश्चन नंबर 77, हाल ही में किस देश के द्वारा विकसित दुनिया के पहले डीएनए आधारित वैक्सीन यानी जाइकोविड आपातकालीन उपयोग के लिए मंजूरी दी गई है? तो ऑप्शन ए अमेरिका, ऑप्शन बी ब्रिटेन, ऑप्शन सी की बात करें तो भारत और ऑप्शन डी की बात करें तो रूस। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन सी, यानी कि भारत। आइए अब यहाँ से रीजनिंग का क्वेश्चन है। आइए अब जीके के क्वेश्चन देखते हैं कहाँ से है। क्वेश्चन नंबर 132, क्वेश्चन नंबर 132 देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? इसमें कौन सा सही सुमेलित नहीं है, इस बात को पूछा गया है। ऑप्शन ए विटामिन B1 थायमिन, ऑप्शन बी विटामिन डी कैल्सीफेरॉल और ऑप्शन सी की बात करें तो विटामिन ए एस्कॉर्बिक और ऑप्शन डी की बात करें तो विटामिन डी B12। तो इसमें कौन सा सुमेलित नहीं है, इस बात को पूछा गया। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन सी, यानी कि विटामिन ए का नाम रेटिनॉल है और विटामिन सी का नाम एस्कॉर्बिक एसिड है। विटामिन B1 का नाम थायमिन और विटामिन डी के नाम कैल्सीफेरॉल और विटामिन B12 का नाम साइनोकोबालमिन और विटामिन ई के नाम आपको टेकोफेरॉल होता है। क्वेश्चन नंबर 29 छूट गया है, सॉरी। क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित में से कौन कोशिकांग पादप कोशिका में पाया जाता है किंतु जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है, इस बात को पूछा गया है। ऑप्शन ए क्लोरोप्लास्ट, ऑप्शन बी एंटोप्लाज्मिक, ऑप्शन सी माइक्रोकॉन्ड्रिया और ऑप्शन डी राइबोसोम। तो कौन सा नहीं पाया जाता है, इस बात को पूछा गया। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ये, यानी कि क्लोरोप्लास्ट नहीं पाया जाता है। माइक्रोकॉन्ड्रिया का खोज अल्टमैन के द्वारा किया गया है। राइबोसोम को प्रोटीन का फैक्ट्री कहा जाता है।
क्वेश्चन नंबर 30, इंसुलिन का आविष्कार किसने किया था? इंसुलिन का आविष्कार ऑप्शन ए वेंटिंग एवं वेस्ट, ऑप्शन सी एडवर्ड जेनर, ऑप्शन सी रोनाल्ड रस और ऑप्शन डी वाटसन एवं क्रिक। तो इंसुलिन का खोज आपको वेंटिंग और वेस्ट के द्वारा की गई थी। चेचक के टीका का खोज एडवर्ड जेनर ने किया था। वाटसन एवं क्रिक डबल हेलिक्स मॉडल दिए थे। क्वेश्चन नंबर 31, दो अस्थियों एक दूसरे से किसी अनसंयोजी ऊतक के द्वारा जुड़ी हो सकती है, उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन ए स्नायु, ऑप्शन बी उपास्थि, ऑप्शन सी आधात्री और ऑप्शन डी पेशी। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन ए स्नायु। दो अस्थियां एक दूसरे से, यानी कि अस्थि से अस्थि जब कहेगा तो स्नायु, और अस्थि से मांसपेशियां कहेगा तो आपको टेंडन, यानी कि टेंडन, और उसे कहते हैं इंग्लिश में लिगामेंट। स्नायु का इंग्लिश होता है लिगामेंट। क्वेश्चन नंबर 32, तो 32 का अभी हम लोग डिस्कशन देखें। आइए क्वेश्चन नंबर 33, डीएनए में पाई जाने वाली शर्करा है। डीएनए में पाई जाने वाली शर्करा है। ऑप्शन ए हेक्सोस, ऑप्शन बी पेंटोस, ऑप्शन सी जाइलोस और ऑप्शन डी हेप्टुलोस। तो डीएनए में पाई जाने वाली शर्करा आपको ऑप्शन बी पेंटोस है। क्वेश्चन नंबर 34, टॉक्सिकोलॉजी का संबंध किसके अध्ययन से है? ऑप्शन ए वायरस के, ऑप्शन बी बैक्टीरिया के, ऑप्शन सी विषों के और ऑप्शन डी कैंसर के। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन सी, यानी कि विषों के है। वायरोलॉजी में वायरस का और बैक्टीरियोलॉजी में जीवाणु का और अंकोलॉजी में कैंसर का अध्ययन किया जाता है। आपके एग्जाम में अध्ययन से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 35, निम्न में कौन सा रोग नाइट्रेट संशोधित भोजन तथा जल के उपयोग के द्वारा होता है? ऑप्शन ए मिनी माता रोग, ऑप्शन बी ब्लू बेबी सिंड्रोम, ऑप्शन सी एस्बेस्टिस और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर आपको ऑप्शन बी होगा, यानी कि ब्लू बेबी सिंड्रोम आपको नाइट्रेट दूषित भोजन से होता है। मिनी माता रोग पारा से होता है। क्वेश्चन नंबर 36, निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम भोजन में उपस्थित हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट करके काम करता है? ऑप्शन ए टाइलिन, ऑप्शन बी ट्रिप्सिन, ऑप्शन सी जाइमेज और ऑप्शन डी की बात करें तो लाइसोजोम। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन डी, यानी कि लाइसोजोम। लाइसोजोम नामक एंजाइम भोजन की उपस्थिति में हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट करने में काम करता है। टाइलिन नामक एंजाइम मुख्य कार्य स्टार्च और शर्करा है। जाइमेज जो है ग्लूकोज को इथेनॉल में परिवर्तित करता है। क्वेश्चन नंबर 37, निम्नलिखित में कौन सही सुमेलित है? ऑप्शन ए आमाशय अम्ल का श्रवण, ऑप्शन बी बड़ी आंत जल का अवशोषण, ऑप्शन डी की सी की बात करें यकृत सबसे बड़ी ग्रंथि और ऑप्शन डी की बात करें तो इनमें से सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको इनमें से सभी, यानी कि सभी सुमेलित है। क्वेश्चन नंबर 38, मानव मस्तिष्क का स्मरण क्षमता कहाँ होती है? ऑप्शन ए सेरिब्रम, ऑप्शन बी सेरिबेलम, ऑप्शन सी मध्य मस्तिष्क और ऑप्शन डी थैलस। तो मानव मस्तिष्क का स्मरण क्षमता कहाँ पर होती है, इस बात को पूछा गया। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन बी, यानी कि सेरिबेलम। सेरिबेलम या प्रमस्तिष्क अग्र मस्तिष्क का एक प्रमुख भाग है। इनमें मनुष्य की चेतना, तर्क, स्मरण क्षमता वृद्धि का भी केंद्र होता है। यह मस्तिष्क के विभिन्न भागों में सबसे बड़ा है। सेरिबेलम की बात करें तो सेरिबेलम अनुमस्तिष्क का प्रमुख भाग है। यह गति नियंत्रण और शरीर को संतुलन और समन्वय ऐच्छिक पेशियों के क्रिया को नियंत्रित करता है सेरिबेलम। क्वेश्चन नंबर 39, निम्नलिखित में से कौन सा संस्था भारत के करेंसी नोटों को जारी करता है? कौन सी संस्था? ऑप्शन ए गृह मंत्रालय, ऑप्शन बी वित्त मंत्रालय, ऑप्शन सी भारतीय रिजर्व बैंक और ऑप्शन डी की बात करें तो वाणिज्य बैंक। तो भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा जारी किया जाता है। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1935 शासन अधिनियम के तहत 1935 में किया गया था। इसका वर्तमान में गवर्नर जनरल शक्तिकांत दास हैं। अभी वर्तमान में गृह मंत्री आपको अमित शाह है और सहकारिता मंत्री भी अमित शाह है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण है, जो कि प्रथम महिला वित्त मंत्री बनी है। वाणिज्य बैंक यानी कि कमर्शियल बैंक सबसे बड़ा आपको स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, जिसकी स्थापना 1955 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 140, भारतीय साख समिति के द्वारा कृषकों को किस प्रकार का ऋण उपलब्ध कराया जाता है?
ऑप्शन ए अल्पकालीन ऋण मतलब कुछ समय के लिए, मध्यकालीन ऋण, और ऑप्शन डी दीर्घकालीन ऋण, और ऑप्शन डी की बात करें तो इनमें से सभी। तो इसका करेक्ट आंसर आपको ऑप्शन डी हो जाएगा, इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 41, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना किस वर्ग के आयु के व्यक्तियों को बंद कराई गई है? प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना, तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन बी, यानी कि 18 से 50 वर्ष के लोगों को। क्वेश्चन नंबर 42, भारत में प्रत्येक वित्तीय वर्ष होता है, भारत में प्रत्येक वित्तीय वर्ष होता है 1 जुलाई से 30 जून, 31 मार्च से 1 अप्रैल, 1 अप्रैल से 31 मार्च, और ऑप्शन डी की बात करें तो 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन सी, 1 अप्रैल से 31 मार्च। क्वेश्चन नंबर 143, स्थिर या गति अवस्था में स्वतः परिवर्तन नहीं होने की प्रवृत्ति को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए बल, ऑप्शन बी संवेग, ऑप्शन सी जड़त्व, और ऑप्शन डी की बात करें तो वेग। स्थिर या गति अवस्था में, तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन सी जड़त्व। बल का मात्रक न्यूटन होता है। क्वेश्चन नंबर 44, निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है? कौन सा उपकरण जो है प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है? ऑप्शन ए विद्युत हीटर, ऑप्शन बी सौर सेल, ऑप्शन सी डायनेमो, और ऑप्शन डी की बात करें तो विद्युत मोटर। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन बी, यानी कि सौर सेल के द्वारा होता है। विद्युत हीटर की बात करें तो यह विद्युत ऊर्जा को ऊष्मा ऊर्जा में परिवर्तित करता है, और डायनेमो की बात करें तो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, और विद्युत मोटर की बात करें तो विद्युत मोटर की विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में डायनेमो, और विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक में मोटर। क्वेश्चन नंबर 45, किस द्रव का तापमान वृद्धि होने से द्रव के पृष्ठ तनाव पर क्या प्रभाव पड़ेगा? किसी द्रव के तापमान, ऑप्शन ए घटता है, ऑप्शन बी बढ़ता है, ऑप्शन सी पहले घटता फिर बढ़ता, और ऑप्शन डी स्थिर रहता है। तो इसका करेक्ट आंसर आपको ऑप्शन ए हो जाएगा, यह घटता है। क्वेश्चन नंबर 46, ध्वनि का तरत्व यानी पिच तीक्ष्ण का निर्धारण करनी है। ऑप्शन ए आवृत्ति से होता है, आयाम से होता है, वेग से होता है, और प्रतिबल से होता है। तो इसका करेक्ट आंसर आपको ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी कि आवृत्ति से होता है। वायु में ध्वनि के चाल 332 मीटर प्रति सेकंड होता है, अल्कोहल में ध्वनि का चाल 1213 मीटर प्रति सेकंड होता है, और लोहा में ध्वनि के चाल 5130 किलोमीटर प्रति सेकंड होता है। सबसे ज़्यादा ध्वनि का चाल ठोस में, उसके बाद आपको द्रव में, और द्रव के बाद गैस में। क्वेश्चन नंबर 47, विद्युत परिपथ में फ्यूज होता है। गर्म तार जीवित तार को लगाया जाता है, उदासीन तार में लगाया जाता है, भू संपर्क तार में लगाया जाता है, और ऑप्शन डी की बात करें तो ए और बी दोनों में लगाया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर आपको ऑप्शन ए हो जाएगा, गर्म तार में जीवित तार को लगाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 48, लेक्लांसो सेल में प्रयुक्त विद्युत अपघटय है। ऑप्शन ए कॉपर सल्फेट, ऑप्शन बी अमोनिया क्लोराइड, ऑप्शन सी तनु सल्फ्यूरिक अम्ल, और ऑप्शन डी की बात करें तो जिंक सल्फेट। तो लेक्लांसो सेल में आपको अमोनिया क्लोराइड का अपघटय होता है। क्वेश्चन नंबर 49, किसी स्वच्छ जल वाले तालाब की आभासी गहराई वास्तविक गहराई से कम दिखाई देती है, इसका कारण क्या है? ऑप्शन ए जल की पारदर्शिता, ऑप्शन बी विसरण, ऑप्शन सी परावर्तन, और ऑप्शन डी की बात करें तो अपवर्तन। तो इसका करेक्ट आंसर आपको ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी कि अपवर्तन के कारण दिखाई देता है। जल के अंदर पड़ी हुई मछली वास्तविक गहराई से ऊपर, अपवर्तन के कारण सूर्योदय और सूर्यास्त कुछ समय बाद सूर्य के दिखाई देना अपवर्तन के कारण होता है। क्वेश्चन नंबर 50, आज के सेशन के लास्ट क्वेश्चन, यानी कि यूडोटेरिया सेट के फर्स्ट नंबर सेट का 50 नंबर क्वेश्चन, 150 नंबर क्वेश्चन का मैं डिस्कशन कराने जा रहा हूं। निम्नलिखित में से किस रंग या वर्ण का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है? ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में कई बार पूछे जाते हैं। तो ऑप्शन ए बैगनी रंग, ऑप्शन बी नीला रंग, ऑप्शन सी लाल रंग, और ऑप्शन डी की बात करें तो पीला रंग। तो किसका सबसे
अधिक अपर्तनांक होता है तो आपको बैंगनी का सबसे अधिक होता है और लाल का सबसे कम होता है। सबसे ज़्यादा तरंगदैर्ध्य लाल का होता है और सबसे कम बैंगनी का होता है। तो इस तरह आपको इडोटेरिया बुक का प्रथम सेट का डिस्कशन किया गया, जो कि अपने आप में काफ़ी शानदार सेट था और काफ़ी ही शानदार किफ़ायती की तरह इसमें क्वेश्चन सेट किया गया, जो कि आपके एग्जाम के दृष्टि से एकदम हूबहू जैसा सेट किया गया। ऐसा ही आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। मैं आशा करता हूं कि इस सेट में आप काफ़ी ज़्यादा लोगों भाग लेंगे और पार्टिसिपेट होंगे और अपना नंबर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे। कल का जो इडोटेरिया का टेस्ट हुआ इसमें टॉपर का नंबर 110 था। आप लोग अपना कमेंट बॉक्स में स्कोर को बताएं कि आपका स्कोर कितना रहा और कितना है। मैं आशा करता हूं कि मेरा यह सीरीज काफ़ी अच्छा लगता होगा और सुबह में जो मेरा सीरीज चलता है उसे भी आप ज्वाइन कर लें, उससे आपको काफ़ी ज़्यादा लाभ मिलेगा और इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम में मिलेगा और टेलीग्राम से आप जुड़ जाए, वहाँ पर पीडीएफ को डाउनलोड करें और कमेंट बॉक्स में अपने स्कोर को जरूर बताएं कि आपका नंबर कितना आ रहा है। तो चलिए मैं इसी के साथ आज के सेशन के समाप्त करता हूं। मिलेंगे कल फिर दोपहर 12 बजे बिहार सचिवालय सहायक प्रीलिम्स के टेस्ट में। तब तक के लिए धन्यवाद।